हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल SSC-UPSC-PDF.com पे। गाइस, आज है हमारी क्लास 5th चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल थ्योरीज के बारे में। लास्ट क्लास में बच्चों हमने पढ़ा था कि एरिक्सन ने क्या थ्योरी दी थी डेवलपमेंट से रिलेटेड। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, यानी कि थ्योरीज के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज बच्चों हम पढ़ेंगे कि कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी थी और उस थ्योरी में उन्होंने बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में हमें क्या बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बच्चों, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन पे से क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से सीखना है। ओके। और जो नए बच्चे हैं मैं उन्हें बता दूं कि बच्चों ये हमारा सेशन फ्री क्लास का चल रहा है, जिसमें हम फ्री में सब कुछ बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ एनरोल करने में, तो हमारी एक फ्री डिटेल वाली जो वीडियो है जिसमें हमने फ्री कोर्सेज की सारी डिटेल्स दी हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप उस वीडियो को विजिट कीजिए और देख लीजिए कि हमने क्या क्या चीज़ें तैयार की हैं आप सबके बेटरमेंट के लिए, ताकि आपको हम फ़ायदा पहुंचा सके और आप एक भावी टीचर बन सके। चाहे आपके पास साधन हो या ना हो, आपको सारे रिसोर्सेज हम प्रोवाइड कराएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलो बच्चों, बात करेंगे आज के सेशन के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कोलबर्ग के बारे में, यानी कोलबर्ग ने क्या नैतिक विकास के सिद्धांत के बारे में बात की थी। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हम पढ़ रहे हैं बच्चों मोरल डेवलपमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर मोरल्स का मतलब क्या होता है। अब मोरल्स का मतलब क्या है, आप अगर किसी सोसाइटी में, किसी समाज में बाहर रह रहे हैं, तो आपको एक रहने का तरीका आना चाहिए, आपको बोलने का ढंग आना चाहिए, किस तरीके से आपको लोगों के साथ बिहेव करना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सब चीज़ें बच्चों मॉरल्स के अंदर आते हैं। यानी हम समाज में जिस तरीके से जीते हैं और एक अच्छे तरीके से अच्छे ह्यूमन बीइंग बनने के लिए हमें मॉरल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है, यानी नैतिक फॉलो करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बच्चों जो कोलबर्ग थे उन्होंने जो है इसी के ऊपर एक थ्योरी दी कि किस तरीके से हर एक एज ग्रुप के बच्चे का मोरल डेवलपमेंट अलग अलग होता है। यानी कि जो एक 3 साल का बच्चा है उसका मोरल डेवलपमेंट कुछ अलग तरीके से होगा। उसके बाद जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी, वो जो है स्कूल में जाएगा, फर्स्ट क्लास में जाएगा, तो उसकी जो है सोचने की क्षमता अलग होगी। फिर वो अगर हाई स्कूल में जाएगा तो उसकी सोचने की क्षमता अलग होगी, वो कॉलेज में जाएगा तो सोचने की क्षमता अलग होगी। यानी कि हर एक लेवल पे बच्चे की सोचने की, किसी भी चीज़ को जज करने की जो क्षमता है, जो कैपेबिलिटी है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो कोलबर्ग ने बच्चों इसी के ऊपर अपनी थ्योरी बनाई है कि हर एक एज ग्रुप में बच्चा किस तरीके से जज करता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो आज हम इसी थ्योरी के बारे में बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे कि कोलबर्ग ने कौन कौन से लेवल बताए हैं, कि कौन कौन से लेवल पे बच्चे किस तरीके से सोचते हैं। अब बच्चों सबसे पहले आपको 2 टर्म समझनी जरूरी है। सबसे पहली है इसमें जो आपको समझनी है वो है मोरल रीजनिंग, कि मोरल रीजनिंग का मतलब क्या होता है। बच्चों मोरल रीजनिंग का मतलब है कि जहाँ पर किसी पर्सन को पता हो कि उसके पास 2 सिचुएशन है, या तो वो सिचुएशन सही है या तो वो सिचुएशन गलत है, लेकिन उसे पता है कि उसे उन दोनों में से क्या चीज़ करनी है। जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरे को एक शादी का कार्ड आया है, लेकिन मेरे एग्ज़ाम भी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि क्या मैं उस शादी में जाऊँ या फिर मैं उस शादी में ना जाऊँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मेरे एग्ज़ाम है और मुझे शादी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास 2 सिचुएशन थी कि शादी में जाऊं या फिर ना जाऊं। उनमें से मैंने एक को डिसाइड कर लिया कि हाँ मुझे नहीं जाना है। तो इसी चीज़ को कहते हैं मोरल रीजनिंग, जहाँ पे एक पर्सन के पास, एक इंसान के पास 2 सिचुएशंस होती हैं और उसे पता है कि उसमें से उसे क्या चीज़ चूज़ करनी है। वो अपना लॉजिक लगा के, अपना दिमाग लगा के
जो है उसका आंसर ढूंढ लेता है। यानी कि नैतिक तर्क एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति लॉजिक का उपयोग करके सही और गलत के बीच का अंतर जो है उसको निर्धारित कर लेता है। यानी कि क्या गलत है क्या सही है वो डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या चीज़ ऑप्ट करनी है। तो यहाँ से क्लियर है आपको मॉरल रीजनिंग का मतलब। उसके बाद जो आपको दूसरी टर्म समझनी है जिसका मतलब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों, वो है मॉरल डिलेमा यानी कि नैतिक असमंजस। ये बच्चों एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे इंसान को पता ही नहीं चलता, वो सोच ही नहीं पाता कि आखिर सही क्या है और गलत क्या है। मतलब इंसान डिसाइड नहीं कर पाता, एक डिलेमा यानी कि असमंजस में, एक कंफ्यूजन में इंसान जो है फंस जाता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब जैसे हम एक आपको एग्जांपल देते हैं कि आपकी सपोज फैमिली में किसी की तबीयत खराब है और आपकी फैमिली में सिर्फ आपकी सपोज मान लो मदर की तबीयत खराब है और आप हो और आपका उस दिन एग्ज़ाम भी है। अब आप सोच रहे हो कि मैं अपनी बीमार माँ को छोड़ के कैसे चला जाऊं और मेरा एग्ज़ाम देना भी ज़रूरी है, नहीं तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये जो है बच्चों एक सिचुएशन जो है मॉरल डिलेमा यानी कि नैतिक असमंजस की हो गई कि क्या मैं अपनी माँ को छोड़ के एग्ज़ाम देने जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि वहाँ पे वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि उसे आखिर करना क्या है। ये सिचुएशन होती है मॉरल डिलेमा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी मैंने आपको दो टर्म्स बताई हैं। पहली होती है मॉरल रीजनिंग जिसमें पर्सन डिसाइड कर लेता है कि आखिर उसे करना क्या है दोनों में से, और दूसरी सिचुएशन होती है मॉरल डिलेमा यानी कि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि आखिर उसे करना क्या है। अब बच्चों स्टार्ट करेंगे थ्योरी के बारे में। तो इसने जो है कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी को जो है 3 लेवल में बांटा है। यानी किसी का जो मॉरल जजमेंट का विकास है, डेवलपमेंट है, नैतिक विकास है, वो 3 लेवल यानी कि 3 चरणों में होता है। सबसे पहला लेवल होता है प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक, दूसरा लेवल होता है कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक, और तीसरा लेवल होता है पोस्ट कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत। अब ये बच्चों तीनों जो है अलग अलग एज के हिसाब से होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये होता है बच्चों 3 साल से लेके कोई 10 साल का बच्चा है तो वो इस ग्रुप में आते हैं, 10 साल से लेके 13 साल तक के बच्चे इस ग्रुप में आते हैं, और 13 से लेके आगे जितनी भी एज ग्रुप होती है वो बच्चे इस ग्रुप में आते हैं। तो उसने जो है बच्चों को 3 पार्ट में डिवाइड किया कि बच्चों का जो मॉरल जजमेंट का विकास है वो 3 हिस्सों में होता है, और उसने इन 3 हिस्सों को भी आगे जाके अलग अलग स्टेजेस में बांटा है। जैसे कि जो पहली 2 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 स्टेज 2, ये है प्री कन्वेंशनल से रिलेटेड, स्टेज 3 और स्टेज 4 है बच्चों कन्वेंशनल से रिलेटेड, और स्टेज 5 और स्टेज 6 है पोस्ट कन्वेंशनल से रिलेटेड। हम इन्हीं 6 स्टेजेस के थ्रू पढ़ेंगे आज कि कौन सी स्टेज में बच्चा किस तरीके से सोचता है कि मॉरली यानी नैतिक के हिसाब से क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। आज हम इन्हीं 6 स्टेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और बच्चों कोलबर्ग ने जो है इस चीज़ का सॉल्यूशन कैसे निकाला, उसने सबसे पहले एक सिचुएशन रखी कि एक पर्सन है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक आदमी है जिसका नाम है हेन्स। उसकी बीवी की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो उसे डॉक्टर के पास लेके गया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी बीवी सिर्फ एक ही दवाई से ठीक हो सकती है और वो आपको उस वाली फार्मेसी पे मिलेगी। एक नाम उसने बता दिया कि जाओ वहाँ से उस केमिस्ट से जाके आप वो दवाई ले आओ। अब हेन्स गया उस केमिस्ट वाले के पास कि मुझे ये दवाई चाहिए, मेरी बीवी नहीं तो मर जाएगी। अब उस केमिस्ट वाले ने क्या कहा कि आपको मुझे बदले में 1000 रुपये देने होंगे। यानी कि अगर वो दवाई 10 रुपये की थी तो उसने बदले में उससे 10 गुना 100 गुना ज़्यादा पैसे मांगे, यानी कि बोला 1000 रुपये दो। हेन्स ने बोला कि अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप या तो मुझे ये थोड़े सस्ते में दे दीजिए या तो आप जितने पैसे मेरे पास है वो ले लो और बाकी मैं धीरे धीरे करके आपके पैसे चुका दूंगा। लेकिन फार्मेसी का जो ओनर था उसने बोला कि मैं यहाँ पे जो है बिजनेस करने बैठा हूँ, सेवा करने नहीं बैठा। जब तुम्हारे पास पैसे हो तो आके ये दवाई ले जाना।
अब जो बच्चों हेंज है वो सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं, मुझे मेरी बीवी को बचाना भी ज़रूरी है लेकिन मेरे पास दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, तो क्या मैं जाकर वो दवाई चुरा लूं या फिर ना चुराऊं। तो जो कोलबर्ग थे उसने हर एक एज ग्रुप के लोगों से ये सवाल पूछा कि क्या हेंज को वो दवाई चुरानी चाहिए अपनी बीवी को बचाने के लिए या फिर उसे वो दवाई नहीं चुरानी चाहिए। और इसी के बेसिस पे हर एक एज ग्रुप के लोगों ने अपना आंसर दिया और उसी के बेसिस पे कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी बनाई। और आज हम इसी एग्जाम्पल के साथ ही थ्योरी को पढ़ेंगे कि हर एज ग्रुप के बच्चे ने क्या क्या आंसर दिया था आगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहले लेवल के बारे में। जो सबसे पहली स्टेज यानी जो सबसे पहला लेवल आता है वो मैंने आपको भी क्या बताया था कि प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व पारंपरिक, और इसके अंदर उसने 2 स्टेजेस बताई हैं। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है यानी कि जो स्टेज 1 है बच्चों वो होती है पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन यानी कि सज़ा आज्ञा पालन। ये बच्चों जो एज ग्रुप होती है मैंने आपको क्या बताया था, जो 3 से लेके 10 साल तक के बच्चे होते हैं वो प्री कन्वेंशनल के बीच में आते हैं, यानी कि जब बच्चा एक प्री स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है उससे। तो इस स्टेज में क्या होता है कि एक बच्चा क्या सही है और क्या गलत है यानी उसे क्या करना चाहिए वो सिर्फ एक बेसिस पे डिसाइड करता है कि अगर क्या मैं ये चीज़ करूँगा तो क्या मुझे पनिशमेंट मिलेगी, अगर मुझे सज़ा मिलेगी तो मैं वो चीज़ नहीं करूँगा। यानी कि जैसे हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि अगर तुमने नीचे खाना गिराया तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, तो जो छोटा बच्चा है वो कभी भी खाना नहीं गिराएगा क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने नीचे खाना गिरा दिया तो मुझे जो है मेरी मम्मा से मेरी टीचर से डांट पड़ सकती है, इसलिए मुझे अपनी टीचर की अपनी मम्मा की बात माननी है और मुझे नीचे खाना नहीं गिराना है। तो यानी कि पहली सिचुएशन क्या है जहाँ पर बच्चा सज़ा से बचने के लिए माता पिता और शिक्षकों का पालन करता है, यानी कि उसके हिसाब से वो ही चीज़ सही है जहाँ पर उस चीज़ को करने के बदले में उसे कोई पनिशमेंट ना मिले। तो जब एक छोटे बच्चे से पूछा गया कि क्या हेंज को अपनी बीवी को बचाने के लिए वो दवाई चुरानी चाहिए, तो उसने बोला कि नहीं, उसे दवाई नहीं चुरानी चाहिए क्योंकि अगर वो दवाई चुरा लेगा तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ से पता चला कि एक जो छोटे बच्चे की सोच होती है वो इस हिसाब से होती है कि अगर बदले में पनिशमेंट मिलती है तो हमें वो काम नहीं करना चाहिए। इसलिए बच्चों पहली स्टेज को बोला गया पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन यानी कि सज़ा आज्ञा पालन। सज़ा ना मिले इसलिए हमें आज्ञा का पालन करना है। यहाँ से आपको क्लियर है पहली स्टेज क्या है, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। और हाँ मैं बार बार बोल रही हूँ बच्चे जो हैं वीडियो देखते हैं लेकिन 3-4 बच्चे हैं जो सिर्फ कमेंट कर रहे हैं। क्या बात है, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ तो जवाब क्यों नहीं देते हो। मैं कितनी बार रिपीट करूँ आप सबको कि मैं जब क्वेश्चंस पूछती हूँ तो उसके आंसर किया करो, आंसर किया करो। क्या सिर्फ 3-4 बच्चों को ही मेरी बात समझ आ रही है? आप सब आंसर नहीं करोगे तो मैं कैसे समझूंगी कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। और अगर कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं होते तो आगे जाके एग्ज़ाम में आप उनसे क्वेश्चंस बच्चों नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आंसर करो कमेंट बॉक्स में, बहुत ज़रूरी है। तो किया करो, मान लो बात। इसके बाद अब जो दूसरी स्टेज आती है पहले ही लेवल में वो होती है पर्सनल रिवॉर्ड ओरिएंटेशन यानी कि व्यक्तिगत पुरस्कार अभिविन्यास। अब इस स्टेज में क्या होता है कि एक बच्चा किस तरीके से सोचता है कि हमें वो ही काम करना चाहिए जिसके बदले में हमें कुछ मिले। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ तो हम क्या करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि अच्छा चलो अगर तुमने अच्छे मार्क्स लाए तो मैं तुम्हें बदले में साइकिल ला के दूंगा, अगर तुमने मेरा ये काम करा तो बदले में मैं तुम्हें चिप्स ला के दूंगा। तो यानी इस टाइम पे बच्चों की सोच ऐसी होती है कि उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, उन्हें कुछ पुरस्कार मिलेगा अगर बदले में, तो उन्हें वो काम करना चाहिए। या फिर अगर कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेगा तो हम भी उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। तो इस स्टेज में बच्चों की सोच इस प्रकार होती है।
तो जब इस स्टेज के बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा गया हेंस वाला कि क्या वो दवाई चुराए या ना चुराए, तो बच्चे ने बोला कि उसको दवाई चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो दवाई चुरा लेगा तो सबकी नज़रों में तो वो हीरो बन जाएगा। अगर वो हीरो बन गया तो सब उसकी वाह वाह करेंगे, देखो कितना अच्छा पति है, अपने पत्नी को बचाने के लिए दवाई चुरा के ले आया। तो यहाँ पे देखो बच्चे की सोच के बारे में आपको क्या समझ आया कि अगर वो दवाई चुरा लेता है तो बदले में वो क्या बन गया, हीरो बन गया, यानी बदले में कुछ मिला। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि सेकंड स्टेज में इंसान वो ही चीज़ें करता है जहाँ पे बदले में उसे कुछ मिले। अगर उसे बदले में कुछ नहीं मिल रहा है तो वो चीज़ वो काम नहीं करेगा। इसके बाद आते हैं हम लेवल 2 पे। जो लेवल 2 है वो होता है कन्वेंशनल, और इसके अंदर भी 2 स्टेजेस आती हैं। ये वाली होती है स्टेज 3 और ये होते हैं बच्चों 10 से 13 साल तक के बच्चों के बारे में। तो जो स्टेज 3 है वो है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, यानी कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। अब इस स्टेज के जो बच्चे हैं वो इस हिसाब से सोचते हैं कि हमें वो काम करने चाहिए जिनसे हम सबकी नज़रों में अच्छे बने, यानी कि सब हमें एक अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की बोले। अगर कोई काम किसी के हिसाब से गलत है और वो सोचता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मैं सबकी नज़रों में बुरा बन जाऊँगा, तो कभी भी वो जो पर्सन है बच्चों वो काम नहीं करेगा। यानी कि इस स्टेज में बच्चा चाहता है कि वो सबकी गुड बुक्स में शामिल हो। अब इस स्टेज के बच्चे से अगर वो हिंस वाला क्वेश्चन पूछा गया तो उसने आंसर किया कि जो अच्छे लोग होते हैं वो कभी भी चोरी नहीं करते, क्योंकि चोरी करना बुरा काम है। एक तो ये आंसर मिला, और कुछ लोगों से ये आंसर भी मिला कि जो अच्छा हस्बैंड होगा वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए चोरी ज़रूर करेगा। लेकिन आपको देखो 2 आंसर मिले, लेकिन चीज़ क्या क्लियर हुई कि अच्छे लोग चोरी नहीं करते या फिर अच्छा हस्बैंड चोरी कर लेगा। यानी कि अगर इंसान को वही चीज़ें करनी है जहाँ से वो अच्छा इंसान साबित हो, सबकी वो गुड बुक्स में शामिल हो जाए। तो यहाँ से आपको ये वाली स्टेज क्लियर हुई होगी। ये वाली स्टेज है स्टेज 3। अब बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको हर एक स्टेज और हर एक लेवल के साथ नाम याद होना चाहिए। यानी कि लेवल 1 कौन सा है, स्टेज 1 का नाम क्या है, स्टेज 2 का नाम क्या है, क्योंकि आपको स्टेज भी खाली लिखा आ सकता है ऑप्शन में। अच्छा होता स्टेज 1 है स्टेज 2 है, ज़रूरी नहीं है आपको पूरा नाम लिखा आएगा। इसलिए आपको स्टेज 1 के साथ उसका नाम, स्टेज 2 के साथ उसका नाम, आपको सब चीज़ें याद होनी चाहिए। अब बच्चों इसी में स्टेज 4 आती है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब इसमें बच्चा क्या सोचता है कि हमें वो ही चीज़ करनी चाहिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो नियम हमारे समाज ने, हमारी सोसाइटी ने बनाए हैं। अगर हमारे सोसाइटी में कोई नियम बना है, कोई रूल बना है और उसके हिसाब से वो चीज़ करनी गलत है तो हमें वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे लॉ है कि हमें ट्रैफिक लाइट जो है रेड हो तो जब जंप नहीं करनी चाहिए, तो ये एक नियम है। अब एक इंसान जो है उस नियम को मानेगा कि ये लॉ बनाया गया है हमारी सोसाइटी में कि रेड लाइट को जंप नहीं करना है, तो वो पर्सन नहीं करेगा। यानी कि इस लेवल में इंसान जो है सोसाइटी के बनाए हुए लॉज को मानता है कि लॉज के हिसाब से जो भी चीज़ सही है मुझे वो फॉलो करनी है। अब इस स्टेज के बच्चे से जब पूछा गया तो उसने बोला कि नहीं, चोरी नहीं करनी है, क्योंकि जो हमारे नियम है, जो हमारे कानून है, उसमें लिखा गया है कि चोरी करना एक अपराध है, एक क्राइम है, तो उसे जो है चोरी नहीं करनी चाहिए। अब आपको देखो क्लियर हो रहे होंगे ना, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, हर एक लेवल क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम में आपको एग्जाम्पल से पूछा जाएगा कि बताओ अच्छा ये कौन से स्टेज का एग्जाम्पल है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद बच्चों आता है लेवल 3। लेवल 3 होता है पोस्ट कन्वेंशनल। ये होता है 13 साल से ऊपर के जो भी बच्चे होते हैं। इसमें जो पहली स्टेज है, यानी कि टोटल वैसे देखा जाए तो स्टेज 5, इसमें है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, यानी कि समाज अनुबंध अभिविन्यास। अब इसमें जो है एक इंसान की सोच थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अब वो ना तो दूसरों के हिसाब से सोचता है, ना ही वो सोचता है सोसाइटी के हिसाब से,
अब इंसान सोचने लगता है अपने हिसाब से कि मेरे हिसाब से क्या चीज़ें सही हैं। अब इस स्टेज में बच्चा जो है, जो एक इंसान है, वो सोचता है कि अगर कोई नियम किसी भलाई के लिए तोड़ा जाना चाहिए तो हम उसको तोड़ेंगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि एक एम्बुलेंस जा रही है, उसमें एक पर्सन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, लेकिन रेड लाइट हो रखी है, तो उस पर्सन की जान को बचाने के लिए रेड लाइट को जंप कर दिया जाएगा। यानी कि अगर किसी के अच्छे के लिए, किसी के भलाई के लिए हमें कोई नियम सोसाइटी का तोड़ना पड़े तो वो गलत नहीं है। लॉज में भी अमेंडेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए कानूनों में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ से आपको क्या चीज़ क्लियर हुई? इस स्टेज में इंसान सोचता है कि अगर कोई चीज़ किसी की भलाई के लिए सही है तो हाँ, हम नियमों में बदलाव कर सकते हैं। अब जब इस स्टेज के पर्सन से ये हैंड्स वाला क्वेश्चन पूछा गया तो उसने बोला कि उसे वो दवाई चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जो नियम है वो ये नहीं बोलेगा कि आप किसी की जान गंवा दो। अगर आपने वो काम किसी की भलाई के लिए किया है तो आप वो कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको आपकी बीवी की जान बचानी है तो आप वो दवाई चुरा लीजिए। तो यहाँ से हमें इस स्टेज से पता चला कि इंसान अपने हिसाब से सोचता है कि मेरे हिसाब से हाँ, अगर ये काम किसी की भलाई के लिए किया जा रहा है तो ठीक है, हम कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट स्टेज है यानी कि स्टेज 6, वो है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। अब बच्चों इस स्टेज में जो है बहुत कम बच्चे जा पाते हैं, बहुत कम लोग हैं जो इस स्टेज में होते हैं, क्योंकि इस स्टेज में उन लोगों की सोच ऐसी होती है कि अगर हमें कोई चीज़ करनी है तो हम करेंगे, बदले में चाहे हमें कैद होए, चाहे हमें सजाए मौत होए, चाहे हमें कोई भी सज़ा मिले, अगर हमें लग रहा है कि हमारे हिसाब से ये चीज़ सही है तो मैं करूँगा, मेरे हिसाब से जो चीज़ सही है मैं वो करूँगा। इसमें सीधा ये वाला हिसाब है, मेरे मन में जो आएगा वो मैं करूँगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई सज़ा मिले चाहे ना मिले, मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है। तो जब इस स्टेज के इंसान से पूछा गया तो उसने बोला कि किसी की जान बचाना सबसे बड़ा डिसीजन है, उसके लिए बदले में चाहे आपको मार दिया जाए, चाहे जेल में भेज दिया जाए, चाहे आपको पीटा जाए, कुछ भी हो, आपको सबसे पहले उस इंसान की जान बचानी है। ठीक है, आपको मैंने बच्चों 6 स्टेजेस बताई जिसमें हर एक इंसान अलग अलग तरीके से सोचता है। तो सबसे पहली जो लेवल थी वो था बच्चों प्री कन्वेंशनल, उसके अंदर 2 स्टेजेस थी। इसके बाद मैंने आपको अगला लेवल बताया वो था कन्वेंशनल, इसमें भी 2 स्टेजेस थी। इसके बाद एक और बताया पोस्ट कन्वेंशनल, इसके अंदर भी 2 स्टेजेस थी। अब आपने एक चीज़ गौर करी हो तो इनमें क्या चीज़ें आपको समझने को मिली कि प्री कन्वेंशनल में बच्चा सोचता है दूसरों के हिसाब से, अदर पीपल के हिसाब से, कि कोई इंसान, क्या दूसरा इंसान मुझे सज़ा देगा, क्या वो इंसान बदले में मुझे कुछ देगा। यानी कि दूसरों के हिसाब से जब कोई सोचे तो वो आता है प्री कन्वेंशनल में। अब कन्वेंशनल में पर्सन आता है सोसाइटी के हिसाब से, जो सोसाइटी के हिसाब से सोचता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि सोसाइटी में सब मुझे अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़की माने तो मुझे ये चीज़ करनी है या मुझे ये चीज़ नहीं करनी है, या फिर सोसाइटी ने जो नियम बनाए हैं उन्हीं के हिसाब से हमें चीज़ें करनी है। तो यानी कि कन्वेंशनल लेवल में जो पर्सन है वो सोसाइटी के हिसाब से सोचता है, और जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है वो उसमें अपने हिसाब से सोचता है कि मेरे हिसाब से क्या सही है और मेरे हिसाब से क्या गलत है, मैं वो करूँगा, मैं सोचूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यहाँ से आपको देखो मोटा मोटा एक आइडिया मिल गया कि प्री कन्वेंशनल दूसरों के हिसाब से सोचना, कन्वेंशनल सोसाइटी के हिसाब से सोचना, और पोस्ट कन्वेंशनल खुद के हिसाब से सोचना। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने जो भी आपको एग्जांपल्स बताए उसमें हर जगह मैंने किसी बॉय की या फिर किसी मैन की तस्वीर क्यों रखी, कहीं पे भी किसी लड़की की तस्वीर क्यों नहीं यूज़ की मैंने,
क्योंकि जो बच्चे कोलबर्ग थे उन्होंने ये सारे के सारे जो है जजमेंट एक मेल मेंबर से ही पूछे, यानी कि किस जो बच्चा था वो भी लड़का था, जो आदमी था, मतलब हर एक डिसीजन हर एक लेवल उसने आदमियों की सोच के हिसाब से बनाया था। उन्होंने किसी भी वुमेन के सोचने के तरीके के बारे में इंक्लूड ही नहीं किया, क्योंकि जो आदमी है जो औरत है उन दोनों के सोचने में थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि उसने वुमेन्स को अपनी थ्योरी में इंक्लूड ही नहीं किया कि उनके सोचने का तरीका क्या होता है। यहाँ पे बच्चों ख़त्म होती है आपकी थ्योरी, लेकिन आज हम थ्योरी के साथ साथ कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और मैं फिर बोल रही हूँ, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करना है। देख लो, आप नहीं कमेंट करोगे तो मुझे कुछ नहीं क्लियर हो रहा कि बाकी बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कमेंट करा करो। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ टीचर कैन इंस्टिल मोरल वैल्यूज इन चिल्ड्रन बाय, उसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं कि गिविंग इम्पोर्टेंस टू रिलीजियस टीचिंग, दूसरा है लेइंग क्लियर रूल्स ऑफ बिहेवियर, तीसरा है इन्वॉल्विंग देम इन डिस्कशंस ऑन मॉरल इश्यूज, चौथा है गिविंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू बिहेव। कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों को जन्म दे सकता है। कैसे? पहला है धार्मिक शिक्षाओं को महत्व देना, दूसरा है व्यवहार को स्पष्ट नियम रखना, तीसरा है उन्हें नैतिक मुद्दों पर चर्चाओं में शामिल करना, और अगला है व्यवहार कैसे करें इस पे सख्त निर्देश देना। अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे कि आप बच्चों को कोई चीज़ कैसे सिखाओगे, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। तो आपको माइंड में हमेशा ये चीज़ रखनी है कि सबसे पहले वो टीचर अगर खुद में वो चीज़ें ना लाए या फिर खुद बच्चों के साथ उसके बारे में डिस्कस ना करे, तब तक बच्चा कोई भी चीज़ नहीं सीख सकता। तो इसमें पहला ऑप्शन तो गलत हो गया कि रिलीजियस टीचिंग। अब देखो, पूजा पाठ या फिर इन सब के बारे में महत्व देने से, बताने से क्या होगा, उनके अंदर मोरल डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। उसके बाद सिर्फ रूल्स बता दिए तो क्या मैं बोलूँगी अच्छा ऐसे करना है ऐसे करना है, तो क्या बच्चे मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसके बाद इन्होंने बोला है कि आप उनके साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, ये ऑप्शन हो सकता है, हम उनके साथ बात करेंगे। मैं उनसे बोलूँगी क्या बताओ हमें ऐसा करना चाहिए था, क्या ये ठीक है? बच्चों से डिस्कस करना, हाँ ये हो सकता है। चलो फिर भी एक फोर्थ ऑप्शन भी देखते हैं क्या है, कि हम उन्हें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देंगे, कि हम उन्हें बताएंगे एकदम डांट के आपको ये करना है और आपको ये नहीं करना। देखो, कभी भी बच्चे को डांटना तो है ही नहीं, कहीं भी अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले तो वो हमेशा गलत होगा। तो डी ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर क्या हुआ कि हमें उनके साथ चर्चा करनी है, उनके साथ डिस्कस करना है कि कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत हैं, क्या मॉरली सही है और क्या गलत है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। सेकंड है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग, यानी कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय में शामिल विचार प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। According to Kohlberg, the thinking process involved in judgments about questions of right and wrong is called moral dilemma, नैतिक असमंजस, moral cooperation, नैतिक सहयोग, moral reasoning, नैतिक तर्क शक्ति, या फिर moral realism, यानी कि नैतिक यथार्थवाद। अच्छा, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा चुकी हूँ, तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप क्वेश्चन 2 और आगे उसका ऑप्शन लगाएंगे। ऑप्शन ए आंसर है, ऑप्शन बी है, सी है, डी है। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे करेंगे क्योंकि मैंने आपको ये भी पढ़ाया है तो आपको ये याद होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग। कोलबर्ग के अनुसार बच्चा सही और गलत के बारे में कैसे सोचता है, कि कैसे बच्चा ये सोचता है कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। तो अब आपको क्या मैंने बताया कि कोलबर्ग ने अलग अलग स्टेजेस बताए हैं कि हर एक स्टेज पे बच्चे की सोचने का तरीका अलग होता है। तो आपको क्या कोई एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है इससे रिलेटेड कि बच्चे की सोचने की स्टेज अलग होती है, हर स्टेज में बच्चे की थिंकिंग अलग होती है?
कौन सा ऑप्शन है, कौन सा है, ए ऑप्शन। यस, एज ऑप्शन में आपको लिखा है कि हर एक बच्चा अलग अलग चरण में, अलग अलग स्टेज में अलग तरीके से सोचता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स फॉलो विच ऑफ द स्टेजेस एज प्रपोज्ड बाय कोलबर्ग। जो प्राइमरी स्कूल यानी प्राथमिक विद्यालय होते हैं उसमें बच्चे किस तरीके से सोचते हैं। पहला है ऑप्शन ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, यानी कि आज्ञा और सज़ा के हिसाब से। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी कि व्यक्तिवाद और विनिमय के हिसाब से। तीसरा है गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि अच्छे संबंध के हिसाब से। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, यानी कि समाज ने जो आपके नियम बनाए हैं उनके हिसाब से। अच्छा देखो, पहला ऑप्शन हो गया। अब देखो यहाँ बात हो रही है प्राइमरी स्कूल की, ठीक है, यानी कि जब बच्चा 10 साल तक की एज तक का होता है वहाँ तक की बात कर रहे हैं हम। तो यानी आपको 10 साल तक के बच्चे के बारे में सोचना है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो 10 साल तक के बच्चे होते हैं वो किस स्टेज में आते हैं, वो आते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज में। और उसके अंदर 2 लेवल बताए थे मैंने आपको। तो 2 लेवल कौन से थे, पहला जिसमें वो पनिशमेंट के हिसाब से सोचता है, और दूसरी स्टेज थी जिसमें वो रिवॉर्ड यानी उसे बदले में कुछ मिले उसके हिसाब से सोचता है। तो आपको ढूंढना है अपने आंसर में कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाला ऑप्शन कहाँ है। सबसे पहला ऑप्शन पनिशमेंट वाला, चलो मिल गया, यानी कि ए आंसर है इसका। दूसरा इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, यानी कि उसे बदले में कुछ मिलेगा, हाँ ये भी ऑप्शन हो सकता है क्योंकि हमने रिवॉर्ड वाला पॉइंट भी तो पढ़ा था ना। इसके बाद गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, नहीं ये वाली स्टेज तो इसमें नहीं आती है। इसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, क्या ये स्टेज आती है इसमें, नहीं ये भी नहीं आती है। तो आपका आंसर बच्चों क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ए और बी, यानी कि बच्चा जो है ए ऑप्शन और बी ऑप्शन के हिसाब से इस स्टेज में सोचता है। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है, नहीं करोगे तो मुझे समझ नहीं आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक पर्सन है कुणाल, उसने जो है टैक्स नहीं भरा और उसको जो है बहुत सारी जो है पहले इंटीमेशन यानी कि बहुत सारे लेटर भी आ रहे हैं कि आप अपना टैक्स भरो, आप अपना टैक्स भरो। और जो कुणाल है वो बोलता है कि मैं अपना टैक्स क्यों भरूं, जब ये लोग इतने करप्ट हैं कि ये फालतू में पैसा खर्च करते रहते हैं, तो मैं क्यों टैक्स भरूं, मैं तो नहीं डरता इनसे। तो बताओ कि वो कौन सी स्टेज में है। अच्छा इसका आंसर आप मुझे करेंगे, मैं आपको हिंट दे दिया है मैंने आपको कि कुणाल कह रहा है कि मैं तो समाज के नियम नहीं मानूंगा, मेरी मर्जी। जब ये लोग कुछ जो है पैसों का यूज़ ही नहीं कर रहे तो चाहे ये मेरे को जो है जेल में डालें, चाहे ये मेरे खिलाफ कोई भी कार्रवाई करे, मैं टैक्स नहीं भरूंगा। तो आपको मुझे क्वेश्चन 5 का आंसर भी बताना है कि ये कौन से स्टेज की बात हो रही है। मैंने आपको हिंट दे दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि एक टीचर बोलती है कि हम असाइनमेंट बनाते हैं ताकि हर एक बच्चा जो है ढंग से सीख सके। तो आपको अपने असाइनमेंट खुद से बनाने हैं। तो टीचर यहाँ पे किस स्टेज के बारे में बात कर रही है, स्टेज 4 लॉ एंड ऑर्डर यानी कि नियमों के बारे में, स्टेज 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यानी कि जब इंसान अपने हिसाब से सोचता है कि क्या चीज़ सही है, क्या मुझे ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, स्टेज 1 पनिशमेंट से बचने के लिए, या स्टेज 2 जहाँ पे बदले में कुछ मिले यानी कि इंडिविजुअलिज्म। अब आप देखो मैंने क्वेश्चन में क्या बताया है कि टीचर ने एक नियम बना दिया कि हमें जो है अपना असाइनमेंट खुद करना है किसी की हेल्प के बिना। तो यानी टीचर ने एक तरीके से आपको ये ऑर्डर दिया है, और जब हम कोई भी ऑर्डर का फॉलो करें, कोई भी नियम का फॉलो करें, तो वो कौन सी स्टेज में आता है बच्चों, वो आता है स्टेज 4 में यानी कि स्टेज 4 में कानून और व्यवस्था, यानी जहाँ पे हम समाज के या फिर समाज में जो लोग हैं उनके बनाए हुए नियमों का जब हम पालन करते हैं तो वो चीज़ें आती हैं स्टेज 4 में। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ टीचर आप मानते हैं कि रैगिंग करना या फिर बुलिंग करना यानी किसी बच्चे को परेशान करना गलत है, तो इसलिए आपने जगह जगह स्कूल में पोस्टर लगा दिए। अब आप जो है एक मान लो बच्चा हो जो स्कूल में पढ़ता है,
वो जाके बोलता है टीचर को कि टीचर मैं भी आपकी हेल्प करूँगा ये सब गलत चीज़ें होने से रोकने के लिए। तो बताओ वो बच्चा कौन सी स्टेज में है। अब आप ध्यान दो, मैंने बोला कि उस बच्चे ने बोला कि मैं ये गलत चीज़ें होने से रोकूंगा, और ये मैंने आपको क्या बताया था, कौन सी स्टेज में बच्चा सोचता है कि जो चीज़ गलत है हमें वो चीज़ गलत होने से रोकनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीज़ गलत है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ बच्चा सोचता है पोस्ट कन्वेंशनल में, यानी जब बच्चा अपने हिसाब से सोचता है कि हाँ ये चीज़ गलत है और ये नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज़ें आती हैं पोस्ट कन्वेंशनल में। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, परंपरागत। यानी कि जब बच्चा सोचता है कि नहीं ये चीज़ गलत है और मुझे इसे नहीं होने देना है, यानी अपने हिसाब से जब वो बच्चा सोचे, तो आपका आंसर यहाँ पे हो गया ऑप्शन सी, यानी कि परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कोलबर्ग की थ्योरी के हिसाब से वो कौन सा लेवल है जब बच्चे के अंदर बिल्कुल भी असली मायने में मोरालिटी यानी मॉरल्स नहीं होते। तो आप बताओ, मैंने आपको सबसे पहले तो देखो इसमें 4 लेवल दिए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। सबसे पहले तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करके बताओगे कि क्या मैंने चारों ऑप्शन सही दिए हैं या फिर इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो हो ही नहीं सकता, जो तो मतलब बन ही नहीं सकता। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में कि इन्होंने क्या पूछा है कि कौन से लेवल में बच्चे के अंदर मॉरल्स बिल्कुल नहीं होते। तो बच्चों वो होता है लेवल 1, क्योंकि लेवल 1 में बच्चा सोचता है कि बस मुझे सजा ना मिले और बदले में मुझे कुछ मिल जाए तो मैं वो चीज़ कर दूंगा। मतलब कि वो मॉरल्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं सोचता कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है, उसे उससे मतलब ही नहीं है। उसे बस इतना सोचना है कि मुझे बस डांट नहीं पड़नी चाहिए और मुझे बदले में कुछ मिलना चाहिए, अच्छा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे होगा लेवल 1। तो अभी आपको मैंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं, मुझे हर एक बच्चे से तीनों क्वेश्चंस के जवाब चाहिए। मैं चेक करती हूँ और आप ये भी देखते हैं कि जितने बच्चे जवाब देते हैं मैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ कमेंट बॉक्स में कि क्या आपका आंसर सही है या फिर गलत है। तो बच्चों जवाब दिया करो, ठीक है। आज का क्लास बच्चों यहीं पे ख़त्म होती है। यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कोलबर्ग के बारे में। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो बच्चों ज़रूर जो है आप बताना, कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं ताकि सब बच्चे इस फ्री कोर्स का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बच्चों मिलेंगे अब नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए बच्चों थैंक यू एंड गुड बाय।